ओके। अच्छा, तो लास्ट टाइम जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर हमने देखा था कि एपीआईज वगैरह को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, और उसके अंदर कुछ हमने लूप्स वगैरह भी देखे थे, हम किस तरीके से अपने लूप को रन करते हैं रेंडर फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट है मैं उसको स्टार्ट कर लेता हूँ npm run स्टार्ट से। और आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को, राइट? अगर कोई प्रॉब्लम है आवाज़ में तो बता दीजिएगा प्लीज़। नो सर, क्लियर आ रही। ओके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, तो लास्ट टाइम जो हमने देखा था उसके अंदर ये था कि हमने एक एपीआई हमने कॉल करी थी। उस एपीआई के थ्रू हमने क्या किया था कि हमने अपना डेटा फैच किया था। ठीक है, डेटा फैच हमने जब किया था तो उसके अंदर फिर हमने देखा था कि हम अपने डेटा को किस तरीके से मैप करते हैं, और उसको जो है वो किस तरीके से अपने स्टेट में कैसे सेव करते हैं, और उसको किस तरीके से अपने डेटा को जो है वहाँ पे लिस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो हमने इसके लिए जेसन फॉर्मेट को भी हमने देखा था कि जेसन फॉर्मेट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, और उसका जेसन फॉर्मेट के अंदर आपके अगर अरेज वगैरह हो तो वो आप किस तरीके से डेवलप करते हैं। तो उसके हवाले से अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे मुझे अभी क्लियर कर लें, क्योंकि अभी हम जब जितना हम आगे जाएंगे तो उसके अंदर जेसन की इन्वॉल्वमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा होती जाएगी। तो अगर आप में से किसी को भी जेसन के फॉर्मेट के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज़ पूछ लें। अभी बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये है कि अभी इस वजह से बोल रहा हूँ कि अभी हम आगे जो काम करेंगे उसके अंदर भी जेसन की काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी। तो जेसन बहुत ज़्यादा आपके काम के अंदर आपको यूज़ में आएगा। तो आई होप सर कि ये ये जेसन फॉर्मेट क्लियर है आप लोगों को। सर इसमें ये पूछना था कि ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ये एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा ना ये पूरा? ये वाला अरे ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा, लेकिन जेसन के अंदर ज़रूरी नहीं है आपका अरे हो। जेसन के अंदर आपका सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर सिर्फ एक टेस्ट यूज़र अगर आप बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो हम मल्टीपल यूजर्स का डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूजर्स का जी डेटा सर। यहाँ पे मैप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई सिंगल डेटा अगर आप बनाते हैं तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं इस तरीके से। जो आपका सिंगल डेटा है वो भी आप यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये वाला आपका अरे ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वैसे भी सॉरी, जरा माजरत, थोड़ा नो लेट प्रॉब्लम। ज्वाइन किया। अच्छा, अब जेसन फॉर्मेट में बेसिकली आपका कॉमा सेपरेटेड आपके सारे फील्ड्स होते हैं, राइट? इसकी या बात करते हैं। फिर हाँ, जेसन का फॉर्मेट जो होता है आपका बेसिकली उसके अंदर जितनी भी फील्ड्स होती हैं वो कॉमा सेपरेटेड होती हैं, राइट? जी हाँ, मैं आपको एक इसका थोड़ा सा और बता देता हूँ इसका जो बेसिक फॉर्मेट होता है। ठीक है, जेसन का जो ओके। बेसिक फॉर्मेट आपका होता है उसके अंदर आपके पास दो वैल्यूज होती हैं। एक होती है आपकी जो है वो की, और एक होती है आपकी वैल्यू। ठीक है, और जब आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को जब आप इंसर्ट करते हैं तो उसको आप कॉमे से आप जो है वो डिवाइड करते हैं, कॉमे से आप जो है उसको वो सेपरेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक टेस्ट यूजर आपने यहाँ पे क्रिएट किया। अब इस टेस्ट यूजर का हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम, ये हमारी की है, की यहाँ पे हमने मेंशन करी, और ये हमारा उस फर्स्ट नेम की जो है वो वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट जेसन का होता है, जिसके अंदर आपकी एक की होती है और एक वैल्यू होती है। अब यहाँ पे वैल्यू के अंदर मैंने जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वैल्यू के अंदर आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकता है, या फिर कोई आपका अरे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर फर्स्ट नेम की जगह आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, आपके पास यहाँ पर एक की हो फर्स्ट नेम्स, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको अरे बना देते हैं। ठीक है, अरे बनाने के बाद आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर अपने फर्स्ट नेम को यहाँ पे आप इस तरीके से अलग अलग फर्स्ट नेम आप यहाँ पे डिवाइड, फर्स्ट नेम की जगह मैं यहाँ पे करता हूँ फ्रेंड्स, ताकि वो थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाए। ठीक है, तो इस यूजर के जो फ्रेंड्स हैं उस फ्रेंड्स के यहाँ पे अगर आप नाम यहाँ पे मैनेज करते हैं, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, इस फ्रेंड्स के अगर आप यहाँ पे नाम यहाँ पे अगर आप इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेस्ट फ्रेंड 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेकंड फ्रेंड का नाम भी यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर मैंने कोई इसकी की नहीं दी, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू दी है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपके पास जेसन के फॉर्मेट्स आपके पास आते हैं, लेकिन जब आप इस तरह का फॉर्मेट जब आप ब्राउजर में लोड करते हैं तो इसकी जो की होती है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है आपका ब्राउजर, जो कि आपका इंडेक्स होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको ब्राउजर के अंदर देखेंगे तो ब्राउजर के अंदर आपको ये नजर आएगा 0 1 2 3 करके। ठीक है, तो ये आपका 0 होता है, फिर आपका ये 1 होता है, और इसी तरीके से ये आपका अगर आप यहाँ पे और डिफाइन करते हैं तो वो आपका 2 हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे भी आपको इसको थोड़ा सा प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से इसको प्रिंट करते हैं और यहाँ पर मैं इसको सिंपल कंसोल करवा देता हूँ। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल करवाता हूँ और यहाँ पर मैं चेक करवाता हूँ आपको कि यहाँ पर जो इसका हमारे पास रिजल्ट आया है वो रिजल्ट हमारे पास एक्चुअली क्या आया है, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे पास आया है एज, फादर नेम, फर्स्ट नेम और फ्रेंड्स। आप यहाँ पे नोटिस करें, अगर ये फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, तो फ्रेंड्स के अंदर जो इसने की है वो ऑटोमेटिकली इसने ऐड कर दी 012 करके, ठीक है। तो जब आप इसको की प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंडेक्स ऐड कर देता है, जो कि आपको यहाँ पे कॉल करना होता है, ठीक है। क्लियर है ये? जी जनाब। ओके, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन इसके हवाले से? ओके, आई थिंक ऑल क्लियर। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कुछ और भी फंक्शंस होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि console.logs क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, console.logs जो आपके होते हैं वो आपका होता है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसका डेवलपर टूल होता है, जो ब्राउजर के अंदर आपका जो डेवलपर टूल होता है, जो डेवलपर विंडो आपकी होती है, जिस जो कि आप ओपन करते हैं राइट क्लिक करके। इंस्पेक्ट अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे टैब्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास ये शुरू के जो 3-4 टैब्स हैं आपके पास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैब्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके कोड को डिबग करने में, या फिर आपका जो कोड आपका आ रहा है उसको, उसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक टैब आपका आता है एलिमेंट्स के नाम से, जिसके अंदर आपको पूरी आपकी HTML नज़र आ रही होती है, ठीक है। और इसके अंदर एक टैब आपका आता है कंसोल के नाम से। कंसोल आपका क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाना, आपको क्या करना है, इसकी सिर्फ वैल्यूज आपको आप इसके सिर्फ वैल्यूज आपको देखनी है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि उसके लिए आप जो वैल्यूज आपके पास हैं उन वैल्यूज को आप यहाँ पे कंसोल के अंदर आप प्रिंट करवा देते हैं, ताकि आप उसको अलग अलग उसके अंदर जो वैल्यूज हैं उनको भी आप इजीली देख सकें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये किया है कि यहाँ पर जो मेरा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, अब इनको मैं क्या कर सकता हूँ, इनको मैं कंसोल करवा के चेक कर सकता हूँ कि जो मेरे पास डेटा आ रहा है वो डेटा जैसा मेरे पास एक्सपेक्टेड है वैसा ही डेटा आ रहा है, या फिर डेटा के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये कंसोल जो है आपके पास, ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं आपके जो एरर्स होते हैं, जो आपके इश्यूज होते हैं उनको डिबग करने में, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक टैब है सोर्स के नाम से, जिसके अंदर आप अपनी जो फाइल्स आपके पास होती हैं उन फाइल्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मैं आपको बाद में बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, सोर्स के बारे में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टैब है सोर्सेज के बारे में, सोर्सेज का, जिसके अंदर आप सबसे इंपॉर्टेंटली क्या करते हैं कि आप अपने ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि आपको आपकी जो स्क्रिप्ट जो रन हो रही होती हैं वो वहीं पर उसको स्टॉप कर देता है, और उसके उसके अंदर आपकी जो वैल्यूज़ वहाँ तक रेंडर हुई हैं उनको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बाद में इन डिटेल बताऊंगा कि सोर्सेज को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक टैब आपके पास आता है नेटवर्क का। नेटवर्क के अंदर आप अपनी वो सारी रिक्वेस्ट देख रहे होते हैं जो ब्राउजर आपके सर्वर साइट से रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास रिक्वेस्ट के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने जो अभी आपने आपको यहाँ पे मल्टीपल टैब्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो अगर इन रिक्वेस्ट को आप फिल्टर करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से भी आप इन रिक्वेस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल JS पे टैप करते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ वो रिक्वेस्ट नजर आएंगी जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स की रिक्वेस्ट हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फैच XHR करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ वो रिक्वेस्ट नजर आएंगी जो कि आपकी API रिक्वेस्ट हैं, जिनको XHR रिक्वेस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे IMG पर टैग करते हैं, टैब को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ वो रिक्वेस्ट नजर आएंगी जो कि आपकी इमेजेस हैं। आपको अभी यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई इमेज लोड नहीं करी अपने पेज के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पे कोई इमेज लोड करेंगे तो आपको वो यहाँ पे IMG के अंदर नजर आएगी, ठीक है। इसी तरीके से मीडिया होता है, इसी तरीके से आपका फॉन्ट्स होता है, और इसी तरीके से आपके WS होते हैं। WS वेब सॉकेट्स होते हैं, इसके बारे में आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा वेब सॉकेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कंसोल। कंसोल आपका हेल्प करता है आपका जो हिडन डेटा होता है, जो आपके एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो डेटा आपका होता है उसको रेंडर करने के लिए कंसोल आप यूज करते हैं, ताकि आप वहाँ पे अपने कोड को आसानी से डिबग कर सकें, ठीक है। तो डिबग का मतलब ये होता है कि आप आसानी से अपने कोड के अंदर देख सकेंगे उसके अंदर क्या फ्लॉज हैं, क्या इश्यूज हैं। तो जो डेटा आपका एक्सपेक्टेड है वही डेटा आपके पास API से रिस्पॉन्स में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपने API के रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं, या फिर आप पुराने सेशन को देख लें। तो जो लास्ट सेशन हमारा हुआ था उसके अंदर हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। अच्छा, कंसोल करने के लिए आपके पास यहाँ पे अगर आप कंसोल ओपन करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक आइकन आता है जिसको आप यहाँ पे जिसको आप यहाँ पे कोलैप्स और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, जो कि आपके पास मैसेजेस के होते हैं, एरर्स के होते हैं, वार्निंग्स के होते हैं और इन्फो के होते हैं, ठीक है।
एरर के अंदर आपको सिर्फ वो ऑप्शंस नजर आते हैं जो आपके इसके अंदर एरर्स होते हैं, ठीक है। वार्निंग्स के अंदर आपको वो वार्निंग्स नजर आती हैं जो कि आपकी इसकी वार्निंग्स होती हैं, जो कि आपको रिजॉल्व करना इंपॉर्टेंट कर दें तो बेटर है। बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप वार्निंग्स को रिजॉल्व कर दें, लेकिन एरर्स वो होते हैं जो कि आपको ये ऑप्शंस आपको रिजॉल्व 100% करने पड़ते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो अभी तो यहाँ पे आपको ये प्रीव्यू वगैरह दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप इसको किसी भी सर्वर के ऊपर जब आप इसको डिप्लॉय करने जाएंगे तो वहां पर ये आपको बिल्ड एरर्स दिखा देगा कि ये आपको बिल्ड एरर्स हैं वो आपको रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये जो एरर्स आपके होते हैं ये आपको आपके बिल्ड बनाने के लिए आपके ब्लॉकर्स होते हैं जो कि आपको रिजॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो एरर आ रहा है आपके पास, ये एरर अब आपके पास आ रहा है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप यहाँ पे कोई लूप जब आप चलाते हैं, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे मैप का लूप चलाया है, तो मैप का लूप चलाने के लिए आपने यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करते हैं जिसके अंदर आप स्पेसिफिक यूजर का डेटा आप यहाँ पे गेट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये लूप चलता है तो ये आपका 1 बाय 1 करके ये लूप चलता है, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर अगर आप यहाँ पे सेकंड पैरामीटर अगर आप सेकंड आर्गुमेंट अगर आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल आई का, आई में आई को जो है वो मैंने एज एन एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आई के बजाय अगर आप यहाँ पे इंडेक्स भी ऐड कर देंगे तो इसका सेम मतलब है। अच्छा, इंडेक्स क्या होता है आपका? इंडेक्स आपके होते हैं कि जितने भी आपके ये लूप्स चल रहे हैं उनकी इंडेक्स जो होती है वो आपकी 0 1 2 3 4 5 करके होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आपका डेटा आ रहा है वो डेटा के अंदर आपकी कितनी इंडेक्सेस हैं, मतलब ये कितने रिकॉर्ड्स हैं आपके डेटा के अंदर, आपके एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, वो यहाँ पर आपके इंडेक्स के अंदर आपके पास आते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं करता हूँ console.log। अच्छा, console.log करते हैं आप, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास जो इन्फो होती है, इन्फो के अंदर आपके पास console.logs आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं console.logs करता हूँ, कंसोल में किसको करवाता हूँ? मैं करवाता हूँ टेस्ट यूजर्स को, क्योंकि मुझे टेस्ट यूजर्स का डेटा देखना है कि इसके अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जब मैं यहाँ पर टेस्ट यूजर्स को कंसोल करवाऊंगा तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सिंपल आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपके पास कंसोल आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसका कंसोल देखेंगे तो आपके पास आपके हर रिकॉर्ड के साथ आपको यहाँ पे इसका इंडेक्स आ रहा है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स आपका होता है नंबर। अब यहाँ पे जो आपका इंडेक्स स्टार्ट होता है वो होता है आपका हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, जो आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं। अब अगर आप यहाँ पे 0 से देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका ये 0 1 2 3 4 5 करके ये आपका इंडेक्स है, और यहाँ पे आपको ये लेंथ बताता है कि इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ है आपकी 6 का मतलब ये है कि इस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर आपके पास अगर आपको यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आपके पास सेकंड आर्गुमेंट होता है जिसके अंदर आपको इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे आप गेट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको H4 से पहले H2 यहाँ पे प्लेस करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका इंडेक्स यहाँ पे मैं गेट कर लेता हूँ, ठीक है। इंडेक्स मैंने यहाँ पे करवाया और यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा तो आपको यहाँ पे इसका इंडेक्स भी नजर आएगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इसके इंडेक्सेस नजर आ रहे हैं। अच्छा, जो की वाला जो आपका एरर आता है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी कोई इस तरह का मैप का लूप चलाएंगे तो उस लूप के अंदर जो आपका एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, जो आपका चाइल्ड टैग है, फर्स्ट जो चाइल्ड टैग है आपका, फॉर एग्जाम्पल ये लूप चलाने के बाद आपका ये वाला टैग जो है वो चाइल्ड है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है? इसके बाद आपको यहाँ पे एक की का जो है वो आपको एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करना होता है। इस की के एट्रीब्यूट के अंदर आप क्या पास कर सकते हैं? यहाँ पे आपको कोई भी एक यूनिक वैल्यू आपको यहाँ पे पास करनी होती है जो कि आपके हर ऑब्जेक्ट के अंदर यूनिक होना, जो कि आपके हर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर यूनिक होना चाहिए। अब इसके अंदर जो हमारे पास यूनिक वैल्यू है वो है हमारे पास इंडेक्स। इंडेक्स यूनिक किस तरह से है? क्योंकि ये आपका 3 यहाँ पर आपका इंडेक्स आ रहा है, ये 3 आपका और डुप्लीकेट नहीं होगा। मतलब अगर आपके पास यहाँ पर और मजीद यहाँ पर अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स आएंगे और मजीद यहाँ पे अगर आपके पास डेटा आएगा तो वो 3 से इंक्रीमेंट करेगा ऑटोमेटिकली, मतलब, लेकिन वो 3 यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक यूनिक वैल्यू पास करने के लिए हम यहाँ पे की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे दे देते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स जब हमने यहाँ पर दिया तो अब आप यहाँ पे नोटिस करें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं है, ठीक है। हमारा वो एरर रिजॉल्व हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर एक की जो वैल्यू है वो हमने जो इसको रिक्वायर्ड होती है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अच्छा, ये कंसोल वाला पार्ट आपको समझ में आ गया? कंसोल और ये की वाला पार्ट, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ऑल गुड।
ओके नाइस, नो सर के लिए। ओके थैंक यू। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे फंक्शंस मैं आपको बताता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि आपको आप जब जावास्क्रिप्ट को इसको यूज करते हैं, तो मैंने ये नोटिस किया है पर्सनली अपने करियर के अंदर कि जो आपके पास जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स होते हैं वो इन फंक्शंस को जो है वो उनको प्रॉपरली यूज करना नहीं आता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी एपीआईज वगैरह को इंटीग्रेट करने में, या फिर अपने डेटा वगैरह को फिल्टर करने में, फाइंड करने में बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनके नहीं पता होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो दो फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, वो एक फंक्शन आपका है फिल्टर का और एक फंक्शन आपका है फाइंड का। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस आपके जावास्क्रिप्ट के प्योर जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं, जो कि आपके ES6 के अंदर आपके इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, फिल्टर और फाइंड। ठीक है, अच्छा, ये जो दो फंक्शंस आपके होते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके डेटा को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, अच्छा, फिल्टर करने का जो आपका कॉन्सेप्ट है, अगर आप फिल्टर की बात करें तो फिल्टर करने का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि आपका जो डेटा होता है, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे, अगर आप इस डेटा को अगर आप यहाँ पे गौर करें, तो ये जो आपके पास डेटा आ रहे हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को। अच्छा, ये जो डेटा आप लोगों के पास आ रहा है यहाँ पर, इस डेटा के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एज आ रही है, या फिर आपके पास यहाँ पे फादर नेम, लास्ट नेम, और आपके पास ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, अब इस डेटा को फिल्टर आपको करना है। फिल्टर कैसे करना है आपको, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिक्वायरमेंट है, एक सिनेरियो है जिसके अंदर आपको ये डेटा, आपको सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आपको चाहिए यहाँ पे जिनकी एज 25 से कम हो, 25 या उससे कम हो। आपको सिर्फ वो रिकॉर्ड अगर आपको इस डेटा में से अगर आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो वो आप कैसे करेंगे इस डेटा के अंदर। ठीक है, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है फिल्टर का, यही मेन कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप फिल्टर करने की जब आप बात करते हैं, आप फिल्टर की अगर टर्म पे अगर आप गौर करें, आप इसकी टेक्निकल पार्ट को अगर आप छोड़ दें, तो फिल्टर करने की जो आपकी टर्म होती है वो आपकी ये होती है कि एक टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में से या टोटल नंबर ऑफ अमाउंट में से आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको निकालने हैं आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो अगर आपको फिल्टर करना होता है, तो उसके लिए आपका जो फंक्शन का नाम है वो भी आपका फिल्टर ही उस फंक्शन का नाम होता है। तो इसको आसान करने के लिए आपके पास फिल्टर को आप यूज करते हैं, जिसके अंदर आप अपनी कंडीशन वहाँ पे आप अलग अलग डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको जो डेटा चाहिए, वो डेटा आपको वहाँ पे डिफाइन करना होता है कि आपको जो डेटा चाहिए उस डेटा के अंदर फॉर एग्जांपल आपकी एज आपको डिफाइन करनी होती है कि एज आपकी अगर 25 से कम हो तो वही डेटा आपको वहाँ पे गेट करे। ठीक है, अच्छा, अभी मैं आपको कंसोल करवाता हूँ। तो कंसोल में क्या करवाता हूँ, कंसोल करवाने के लिए मैं सिंपली मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने अभी कंसोल करवाया है, वो मैंने कंसोल करवाया है टेस्ट यूजर्स को। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखें, एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ फिल्टर्स के हवाले से। फिल्टर जो आपके होते हैं, ये आपके दो तरह के फिल्टर्स होते हैं। एक होता है आपके क्लाइंट साइड फिल्टर आप अप्लाई करते हैं, और एक होता है आपका सर्वर साइड फिल्टर आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, क्लाइंट साइड फिल्टर अप्लाई करने के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, और सर्वर साइड फिल्टर अप्लाई करने के भी कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो आपके टेस्ट यूजर्स आ रहे हैं, ये टेस्ट यूजर्स आपके पास फ्रंट एंड से आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स आ रहे हैं 1000 यूजर्स आ रहा है आपके पास आ रहे हैं, जिनमें से आपके पास रैंडम एजेस हैं। हर यूजर की डिफरेंट एजेस हैं, किसी की एज आपकी 50 है, किसी यूजर्स की एज आपकी 30 है, किसी यूजर की एज आपकी जो है वो अंडर 20 है या अंडर 18 है। ठीक है, अच्छा, इस तरह के आपके पास फॉर एग्जाम्पल रैंडम रिकॉर्ड आपके पास आ रहे हैं सर्वर साइड से, जो कि 1000 रिकॉर्ड्स हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर इससे भी ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, तो इसके अंदर आपका लॉस क्या होता है, इसके अंदर आपका लॉस ये होता है कि आप जितना ज़्यादा डेटा आप सर्वर साइड से फैच करते हैं, तो मैं बेस्ट प्रैक्टिस आपको ये बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा डेटा आप सर्वर साइड से फैच करते हैं, तो उतना ज़्यादा टाइम आपकी क्यूरीज का जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्यूरीज का मतलब ये होता है कि जो जो आपकी सर्वर साइड पे जो बैकएंड में क्यूरीज लगी होती हैं, वो आपको रिस्पॉन्स उतना ही देर में रिटर्न कर रही होती हैं। ठीक है, ये आपको मैं बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ, जो कि हमें यूजुअली इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एग्जांपल दूं फेसबुक की, तो फेसबुक के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो डेटा आ रहा है, अब आपके पास हर यूजर की यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ टाइमलाइंस के अंदर पोस्ट होती हैं। ठीक है, जो कि आप डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर आप पोस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक सिनेरियो ये बताऊं कि भाई फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल लोड करी, और फेसबुक ने क्या किया कि सर्वर साइट से आपकी जो 5000 पोस्ट है जो आपने पिछले 3 साल के अंदर करी है, वो पूरी 5000 पोस्ट वो यहाँ पे आपको रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसको अगर आप कंपेयर करें इस पार्ट से कि वो 5000 पोस्ट के बजाय वो आपको यहाँ पर सिर्फ रिटर्न करता है 20 पोस्ट सर्वर साइड से।
तो 5000 पोस्ट का जो रिजल्ट जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा टाइम लेगा या 20 पोस्ट का रिस्पॉन्स है वो ज्यादा टाइम लेगा? ऑब्वियसली 5000 पोस्ट को अगर आप एक डेटाबेस से फैच करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स टाइम आपका बढ़ जाता है, क्योंकि सर्वर साइड के ऊपर वो एक एक पार्ट को आपका चेक कर रहा होता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स यूजर को क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए बेटर ये है कि आप जो क्यूरीज को जो आप इम्प्लीमेंट करें वो आप सर्वर साइड से आप इम्प्लीमेंट करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि जो डेटा आपके पास आ रहा होता है वो आपको क्लाइंट साइड के ऊपर ही फैच करना होता है। फॉर एग्जाम्पल सर्वर साइड से जो डेटा आपके पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 500 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, और 500 रिकॉर्ड्स में से आपको 300 रिकॉर्ड्स फैच करने हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो रिकॉर्ड्स फैच करने हैं। जैसे मैंने आपको एक सिनेरियो बताया है कि आपको वो रिकॉर्ड्स फैच करने हैं जिसकी एज, जिन यूजर्स की एज आपकी 25 या उससे कम हो, या फिर आपको वो रिकॉर्ड्स फैच करने हैं जिनका जिनकी फ्रेंड्स जिनके जिनकी जो फ्रेंड्स की जो काउंट है, जिनका जो फ्रेंड्स का जो काउंट है, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं, वो आपके 200 या उससे कम हो। सिर्फ आपको वो रिकॉर्ड्स अगर फैच करने हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी क्लाइंट साइड के ऊपर आपको अपनी क्यूरीज आपको अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर आप फिल्टर के फंक्शन की मदद से आप वो काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये सर्वर साइड और क्लाइंट साइड पे जो रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये समझ में आ गई हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर इसको आगे लेके चलूँ कि प्रैक्टिकली आप कैसे अप्लाई करते हैं इसको। क्लियर है ये? सर एक दफ़ा दोबारा क्लियर कर दें, थोड़ा सा क्लियर नहीं। ओके। देखें, जो भी आपके पास डेटा आ रहा होता है ना, सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें कि जो आपके पास डेटा आ रहा होता है वो डेटा आपके पास आ रहा होता है किसी ना किसी डेटाबेस के थ्रू, ठीक है। किसी ना किसी डेटाबेस से वो डेटा आपका रिट्रीव होकर आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट साइड के ऊपर, क्लाइंट साइड का मतलब ये है कि ब्राउजर के ऊपर जो आपकी वेबसाइट होती है जिसके अंदर आपका सिर्फ ब्राउजर की बेस के ऊपर आपकी सारी स्क्रिप्ट्स आपकी लोड हो रही होती हैं, ठीक है। सर्वर साइड से कोई लेना देना नहीं होता उसका। सर्वर साइड से फॉर एग्जांपल आपके पास 500 रिकॉर्ड आपके पास सर्वर साइड से यहाँ पर आ गए आपके पास, ठीक है। सर्वर साइड का मतलब ये है कि आपके डेटाबेस से उठकर आ गए। अच्छा, डेटाबेस के ऊपर क्यूरीज लगाना और ब्राउजर के ऊपर डेटा को फिल्टर करना, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जब आप डेटाबेस के अंदर क्यूरीज लगाते हैं तो वो आपका होता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि वो आपका क्या कर रहा होता है, वो डेटाबेस के अंदर क्यूरीज को फैच कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन वही काम अगर आप ब्राउजर के एंड के ऊपर करते हैं तो वो आपका होता है थोड़ा सा क्विक प्रोसेस, ठीक है। लेकिन डेटाबेस के अंदर अगर आप ये काम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो 5000 रिकॉर्ड अगर आप वहां से फैच करते हैं तो वो 5000 रिकॉर्ड्स को फैच करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डेटाबेस से, ठीक है। तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप वो 5000 रिकॉर्ड को आप मल्टीपल चंक्स के अंदर आप डिवाइड कर लें। चंक्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 5000 रिकॉर्ड्स हैं तो आप उन रिकॉर्ड्स को 100/100 करके आप रिकॉर्ड्स को डिवाइड कर लें। तो जितना आप 100/100 करके रिकॉर्ड्स को डिवाइड करेंगे तो वो उतने आपके अलग अलग पेजेस बन जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड्स हैं और आप उनको 10 में डिवाइड कर लेते हैं तो अब वो आपके 10 पेजेस अलग अलग बन जाते हैं। मतलब आपका फर्स्ट चंक के अंदर आपके पास 10 रिकॉर्ड आएंगे, फिर सेकंड चंक के अंदर आपके पास 10 रिकॉर्ड और आएंगे, तो वो आपके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो जाते हैं आपके 20। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप डेटाबेस से जब आप डेटा को फिल्टर जब आप क्यूरी करें वहां से, तो वो आप टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की क्यूरी नहीं करें, आप वहां पे स्पेसिफिक चंक्स के ऊपर आप उस डेटा को फैच करें। अब फॉर एग्जाम्पल जब मैं यहाँ पे आप जब यहाँ पे फेसबुक देखते हैं तो फेसबुक के अंदर आपके पास यहाँ पे आपकी टाइमलाइन आपको नजर आ रही होती है, ठीक है। अब जो आपकी टाइमलाइन है, अब टाइमलाइन के ऊपर फेसबुक आपको सारी टाइमलाइन आपको एक साथ लोड नहीं करता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये आपकी टाइमलाइन यहाँ पे लोड करता जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, आप यहाँ पे टाइमलाइन लोड कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी टाइमलाइन के ऊपर अगर आपके 100 रिकॉर्ड्स हैं तो 100 में से ये 10-10 करके आपको लोड कर रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड ये लोड कर रहा है कि जितना जल्दी वो डेटाबेस से फैच करेगा रिकॉर्ड, उतना जल्दी यहाँ पे आपको रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। जितना कम नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप फैच करेंगे उतना ज्यादा रिस्पांस के अंदर आपके पास ऑप्टिमाइजेशन आएगी, रिस्पांस आपका क्विकली मिलेगा। जितना रिकॉर्ड आप ज्यादा फैच करेंगे डेटाबेस से उतना ज्यादा रिस्पांस आपको देर में मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अगर इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और आप यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका डेटा फैच होता है वो आपका मुश्किल से 2 से 3 सेकंड के अंदर आपका डेटा फैच हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये 2 से 3 सेकंड के अंदर जो आपका डेटा फैच हो रहा है ये आपके फॉर एग्जाम्पल 5 पोस्ट या आपकी फैच करता है, 5 या 10 पोस्ट या आपकी फैच करता है, ठीक है।
अच्छा, अब 5-10 पोस्ट के अंदर ये आपके 2 से 3 सेकंड लेता है। अब इसी को अगर आप 5-10 पोस्ट के बजाय अगर आप 100 पोस्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर भेजेंगे, तो जाहिर है वो फिर उसका वो आपको जो टाइम लेगा वो लेगा आपका 15 से 20 सेकंड फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 15 से 20 सेकंड के बजाय वो क्या करता है कि आपको डेटा जो है वो उतना ही डेटा डिस्प्ले करता है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो मतलब सारा डेटा रिटर्न नहीं करता। लेकिन समटाइम्स आपके पास क्या होता है, समटाइम्स आपके पास ये होता है कि आपके पास सर्वर साइड से जो डेटा आपके पास आ रहा होता है वो डेटा आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा होता है, ठीक है। और आपको क्या करना होता है, आपको फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर जो डेटा आ रहा है, मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं, जो लास्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया था, वो हमने इंटीग्रेट की थी अपनी एपीआईज, ठीक है। एपीआई हमने इंटीग्रेट करी थी, मैं एपीआईज अपनी इनेबल करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डेटा को मैंने यहाँ पे कंसोल करवाया हुआ है, ठीक है। एपीआई जो हमने लास्ट टाइम इंटीग्रेट करी थी वो था हमारा एम्प्लॉयमेंट का डेटा। ओके, अच्छा वो अबाउट वाला सेक्शन मैंने आई थिंक कमेंट किया हुआ है। यस, अच्छा ये वाला पार्ट मैं आपका ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कर देता हूँ आपका फैच डेटा हैंडलर, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर नोटिस करें तो आपके पास जो इम्प्लॉयज का डेटा आ रहा है, वो इम्प्लॉयज का डेटा आपके पास आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके पास कितने आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं 24, ठीक है। तो ये जो आपके पास 24 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको इस रिकॉर्ड को अगर आप, अब ये जो रिकॉर्ड आपके पास आ रहे हैं ये आपके सर्वर साइड से, सर्वर साइड का मतलब है कि एक डेटाबेस से आ रहे हैं, ठीक है। ये हमने डमी एपीआई हमने इंटीग्रेट करी थी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर। अच्छा, इसके अंदर क्या हमने किया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है उसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं एम्प्लॉय सैलरी। अब आपके पास यहाँ पर जो यहाँ पे डेटा आपको रिटर्न करवाना है, वो डेटा आपको जो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, वो डेटा आपको वो सिर्फ वो डेटा डिस्प्ले करवाना है जिसकी सैलरी आपके पास फॉर एग्जाम्पल 80,000 से कम हो, या सॉरी 1 लाख से कम हो, या 1 लाख हो या उससे कम हो, ठीक है। आपके पास उस एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे आपको रिटर्न करवाना है। तो वो आप कैसे करेंगे, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल में करके बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। जो हमारे पास यहाँ पर जो डमी डेटा हमने यहाँ पे लगाया था, जो हमने टेस्ट यूजर का डेटा हमने यहाँ लगाया था, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आपका वो डेटा डिस्प्ले करता हूँ जो कि हमारा एपीआई के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो ताकि आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो डेटा हमारे पास आ रहे हैं 24 रिकॉर्ड्स। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक अलग स्टेट। स्टेट के अंदर मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज, ठीक है। एम्प्लॉयज के अंदर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ सेट एम्प्लॉयज, ठीक है। और इसकी मैं यूज स्टेट के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो मैं रख देता हूँ एम्प्टी अरे। बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू है वो आपकी एम्प्टी रहेगी, एम्प्टी अरे रहेगी, ठीक है। मतलब इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। और जब इसका रिकॉर्ड मेरा डेटा एपीआई से फैच हो जाएगा, तो एपीआई से रिकॉर्ड फैच होने के बाद मैं क्या करूंगा, एपीआई से रिकॉर्ड फैच होने के बाद मैं यहाँ पर इसका जो डेटा है वो यहाँ पे मैं सेट एम्प्लॉयज के अंदर इसका जो डेटा मेरे पास रिटर्न हो रहा है वो डेटा मैं यहाँ पे फैच। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको अभी आप इग्नोर करिएगा, ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉयज का डेटा मैंने यहाँ पे फैच किया और यहाँ पर मैंने उसको लिस्ट कर दिया। अब ये लिस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कंसोल करवा देता हूँ सिंपल अपना एम्प्लॉयज का डेटा मैं यहाँ पे कंसोल करवा देता हूँ। मैं ये वाले जो हमारे पास पहले से बने हुए इनको मैं कोलैप्स कर देता हूँ और यहाँ पे जो टेस्ट यूजर्स आ रहे हैं इसके बजाय मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज को कंसोल करवा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयज का डेटा हमारे पास आ सके, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर इसको देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आवाज आ रही जी है। वैसे भाई आ रही है। हेलो, जी आवाज आ रही?
जी सर आ रही है। जी सर आवाज आ रही है। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आपकी आवाज आ रही है। ओके थैंक यू। आई थिंक इंटरनेट के अंदर कोई प्रॉब्लम थी। एनीवेज, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर सेट एम्प्लॉयज के अंदर जो डेटा मेरे पास एपीआई के अंदर से आ रहा है, उस डेटा को मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज के अंदर सेट करवा दिया। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा मैंने क्यों लिखा है, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने आपका एपीआई एम्प्लॉयज के अंदर इस डेटा को सेट करवा दिया। सेट करवाने के बाद मैं एम्प्लॉयज को यहाँ पे कंसोल करवाया, सिंपल। ठीक है, मैं अब यहाँ पे इसको देखता हूँ, जो एम्प्लॉयज का डेटा मेरे पास आ रहा है, एम्प्लॉयज को मैं यहाँ पे देखता हूँ, जो एम्प्लॉयज का डेटा मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 24। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ उन एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए, मुझे सिर्फ उन एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी लेस देन और इक्वल टू 1 लाख रुपीज हो या फिर 2 लाख रुपीज हो। मुझे सिर्फ उन एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए, या फिर मुझे उन एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जिसकी एज 50 या उससे कम हो या 50 या उससे ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक सिनेरियो यहाँ पे रख लेते हैं कि हमें सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का डेटा चाहिए जिनकी एज 50 से ज़्यादा हो। ठीक है, अगर अभी हम यहाँ पे इसको अगर अभी हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के डेटा को, तो एम्प्लॉयज़ का डेटा अभी मैं यहाँ पे पूरा प्रिंट करवा देता हूँ जैसा कि हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ताकि आपको ये चीज़